हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बात करेंगे। बट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में बात करने से पहले एक सवाल है कि हमारी बॉडी मूव कैसे करती है। तो उसका आंसर है कि बॉडी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से मूव करती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हाथ पैर हिलते हैं और आप मूव करते हो। बट मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं? तो आप वॉलंटरली दिमाग से सोचते हो और मसल मूव कर जाता है। तो दिमाग से जो सिग्नल आ रहा है नर्व्स के थ्रू वो मसल में कैसे इंपार्ट हो रहा है? मसल और नर्व के बीच का जो कनेक्शन है उसी एरिया को हम बोल रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वहां पे जो भी सारी फिजियोलॉजी हो रही है इस वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो होता यह है कि आपके ब्रेन से कई सारे एरियाज हैं, बट बेसिकली एरिया 4, ब्रॉडमैन एरिया 4, जो कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी कहलाता है, यहां से सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है। और नीचे कई सारे पाथवे के थ्रू होता हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड के किसी सेगमेंट में आता है, जहां से जो नर्व निकल रही है वहां के सेगमेंट पे आता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के भी एंटीरियर हॉर्न में जो वेंट्रल, इसको दो चीज बोल सकते हैं, वेंट्रल बोल सकते हो या फिर एंटीरियर हॉर्न, यहां से एक न्यूरॉन जो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है, ये अल्फा मोटर न्यूरॉन है, इसके थ्रू सिग्नल मसल तक जाता है। इसी पार्ट को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल में जंक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है। तो जो एंड बल्ब होता है न्यूरॉन का, उसमें कई सारे छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं। इन वेसाइकल्स के अंदर क्या क्या होता है? इन वेसाइकल्स के अंदर होता है एसिटाइल कोलिन। हमें यही एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन और मसल के बीच में जो स्पेस है जिसको सिनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, इसी में रिलीज कराना है। अब ऐसा होता कैसे है? तो एक बार नर्व एक्शन पोटेंशियल एंड में आई तो ये कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देती है। कैल्शियम चैनल से फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने लगता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारा कैल्शियम होता है, इसी का इन्फ्लक्स होने लगता है। ये कैल्शियम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हेल्प करता है। कैसे? तो कैल्शियम कालमेडुलिन के साथ मिलके प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट कर देता है, और ये प्रोटीन काइनेस फिर साइनेप्सिन को फॉस्फोरिलेट करती है। और ये साइनेप्सिन फिर जो वेसाइकल्स होते हैं, तो वेसाइकल्स के स्नेयर प्रोटीन के साथ मिलके फिर उसको किनारे लाके फ्यूज करा देती है, और वहां से फिर एसिटाइल कोलिन का एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। ठीक। अब एसिटाइल कोलिन यहाँ बीच के स्पेस में आ गए। इस बीच के स्पेस को क्या बोल रहे हैं हम? इसे बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। साइनेप्टिक आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो ये है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है। ये एक प्रकार का ये एक प्रकार का निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, और इसी को लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल भी बोलते हैं। ठीक है। तो लाइगैंड गेटेड क्यों? यहाँ पे कौन सा लाइगैंड इस चैनल को गेट कर रहा है? तो वो लाइगैंड एसिटाइल कोलिन ही है। ठीक है। इस चैनल पे जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा ये चैनल खुल जाएगा और सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगेगा। ठीक है। यहाँ नीचे देखो। और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एक रिसेप्टर पे दो दो एसिटाइल कोलिन बाइंड होते हैं। ठीक है। एक रिसेप्टर पे दो दो एसिटाइल कोलिन बाइंड हुए और ये रिसेप्टर ओपन हो गया और सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगा। ठीक है। अब इस डायग्राम में हम आगे के पूरी प्रोसेस समझेंगे। ध्यान से देखो। यहाँ पे जो ब्लैक वाली चीज है, ये ब्राउन वाली चीज आप देख रहे हो, यही है हमारी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है। और ये फिर ग्रीन वाली चीज क्या है? ये ग्रीन वाले हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब ये आगे बता रहे हैं इसका क्या होता है। तो एक्चुअल में जब सोडियम का इन्फ्लक्स होना शुरू होता है थ्रू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, तो उस समय सिग्नल बहुत ही लो रहता है, अराउंड -90 मिलीवोल्ट। ठीक है। अब ये इन्फ्लक्स होते होते यहां से सिग्नल धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है, और ये अराउंड -55 मिलीवोल्ट पे पहुंचता है। ये -55 मिलीवोल्ट इस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो अब -55 मिलीवोल्ट पे इस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का भी ओपनिंग हो जाता है और यहां से भी सोडियम इन्फ्लक्स होने लगता है। समझ रहे हो? तो अब दो दो चैनल से हमारे अंदर सोडियम आने लगा है, जिसकी वजह से रैपिडली अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बढ़ने लगता है। अब -55 से पोटेंशियल और बढ़ना शुरू होता है, और ये आता है अराउंड -30 या -20 तक। एट दिस पॉइंट यहां नीचे जाके
यहाँ नीचे जाके देखो तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ रिसेप्टर दिख रहा है। ये -20, ये -20 या -30 जो मैंने बताया ऊपर सिग्नल, ये इसको ओपन करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। तो जो ये ग्रीन वाला रिसेप्टर आपको यहाँ दिख रहा है, ये बहुत ही खास रिसेप्टर है। इसका नाम है डाई हाइड्रो पायरिडीन रिसेप्टर। ठीक है, तो अभी तक का सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ? ऊपर से इंपल्स आया, यहां से कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम ने वेसाइकल और मेम्ब्रेन को फ्यूज कराया, वहां से फिर एसिटाइल कोलिन का एक्सोसाइटोसिस हुआ, उसने अपने एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को पहले अनलॉक किया, वहां से थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऊपर गया, फिर उसकी वजह से एक और सोडियम चैनल एक्टिवेट हुआ, जिसे कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। फिर ये सारा इंपल्स यहाँ पे ट्रेवल होते 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 नीचे आया, उसने एक और रिसेप्टर को अनलॉक किया जिसे बोलते हैं डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर। ये डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही जैसा ही मॉडिफिकेशन होता है, जिसके अंदर कैल्शियम भरा पड़ा होता है। ठीक है, तो डाईहाइड्रोपिरिड तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रिसेप्टर होता है, ये छोटा वाला ये रिसेप्टर आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं रायानोडिन रिसेप्टर। ठीक है, तो डाईहाइड्रोपिरिडिन रिसेप्टर और रायानोडिन रिसेप्टर मैकेनिकली कपल्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई केमिकल रिलेशन नहीं होता है। नीचे वाले डायग्राम में देखते हैं, ये देखो, तो ये रेड वाला जो डाईहाइड्रोपिरिडिन रिसेप्टर है, ये इस वाले रिसेप्टर से एक स्प्रिंग जैसा कुछ दिख रहा होगा, ये मैकेनिकली कपल्ड है। तो मतलब जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, ये अपने स्प्रिंग वाले मोशन, देखो यहाँ पे बंद है नीचे, और ऊपर उसने स्प्रिंग वाले मोशन से इसको खींच दिया है। तो खींचते ही क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सारा कैल्शियम बाहर आने लगता है। एक बार कैल्शियम का इफ्लक्स हो जाता है बाहर, तो फिर वो आगे क्या करता है, तो यही जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है, ये एक्टिन के ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है, जिससे ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट होता है, और इसकी वजह से मायोसिन एक्टिन से बाइंड कर पाता है, फिर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, और मसल फाइनली कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली यही चेन ऑफ इवेंट्स थे। यहाँ पे हमारी फिजियोलॉजी खत्म हुई। अब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम समझेंगे। तो जो कैल्शियम यहाँ से बाहर आया है, उसे वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर होता है, सरका, या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपेस पंप। इसके थ्रू कैल्शियम अंदर जाता है, और इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है कार्सिक्विस्ट्रिन। ये बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको आप, बहुत ही पावरफुल मॉलिक्यूल होता है, जो कि अकेला मॉलिक्यूल हजारों कैल्शियम आयंस को अपने में बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो कैल्शियम स्टोरेज में कार्सिक्विस्ट्रिन का बहुत अच्छा रोल होता है। तो यहाँ पे हमने एक सरका के बारे में पढ़ा और एक कार्सिक्विस्ट्रिन। कुछ टर्म्स की और बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक इनवेजिनेशन सा है। तो ये जो डीप ग्रूव टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। टी मतलब ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ठीक है, और एक चीज आपने सुना होगा एल टाइप कैल्शियम चैनल। तो ये जो डाईहाइड्रोपिरिडिन रिसेप्टर है, इसी को ही एल टाइप कैल्शियम चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ही एक अप्लाइड डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, माई मतलब मायो, मायो मतलब मसल, एस्थीनिया मतलब वीकनेस, तो मसल की वीकनेस, ग्रेविस मतलब सिवियरिटी, ये ऐसे ही है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस इसका इज अ मसल वीकनेस डिसऑर्डर। आप अमिताभ बच्चन की फोटो देख रहे होगे, तो ये भी एक सेलिब्रिटी हैं जो कि पिछले 30-35 साल से ही माइस्थेनिया ग्रेविस से लड़ रहे हैं। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं। तो एंटीबॉडी बन ही क्यों रही है, इसकी एटियोलॉजी समझते हैं। तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है थाइमस। इस थाइमस के अंदर होती है मायोइड सेल, जिसके अंदर होते हैं एलो एंटीजेंस। मायोइड सेल्स के अंदर होते हैं एलो एंटीजन। इन्हीं एलो एंटीजन के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं। अब ये एलो एंटीजन और हमारे जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है, दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है केमिकली बहुत ही सिमिलर होता है। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे, और इसी वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो वैसे तो कई सारी एंटीबॉडी बनती है, बट जो मेन 3 आपको याद रखना है वो ये है, एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी मस्क एंटीबॉडी और एंटी LRP4 एंटीबॉडी।
ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी में यही है कि रिसेप्टर ब्लॉकेड हो जा रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर दे रहे हैं। और प्री सिनेप्टिक रनडाउन से हम क्या समझते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन निकल रहा था प्री सिनेप्टिक नॉब से, वो इतना ज्यादा निकलने लगता है, उसका कुछ यूज तो हो नहीं पा रहा है, तो वो और ज्यादा निकालता है और फाइनली रन आउट कर जाता है, वहां पे एसिटाइल कोलिन खत्म हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्री सिनेप्टिक रनडाउन। यही सारे फीचर मिला के इसकी पैथोफिजियोलॉजी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। अब क्लिनिकल फीचर में सारी चीजें इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि मसल का वीकनेस हो जा रही है। जब पेशेंट सुबह सुबह आफ्टर रेस्ट उठता है तो पेशेंट एक्टिव रहता है, उस समय पेशेंट को उतने सिम्टम नहीं आते हैं, बट जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है, वो वर्क करता है, उसकी मसल एक्टिव होती है, तो धीरे धीरे उसके रिसेप्टर सेचुरेट होने लगते हैं और उसको सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे आई के सिम्टम, टोसिस, इसमें ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाता है। इंट्राऑक्यूलर मसल की वीकनेस जैसे डिप्लोपिया होने लगती है। नेजल ट्वैंग, नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, ये नेजल ट्वैंग हमारे वोकल कॉर्ड की फटीग की वजह से हो रहा है। स्नार्लिंग फेसिस, ये इस लड़की का चेहरा देखो, इसको स्नार्लिंग फीचर कहते हैं, फेसिस कहते हैं। च्यूइंग मसल वीकनेस हो जाता है, जिससे खाना बहुत धीरे धीरे खाएगा इंसान। डिस्फेजिया डिसआर्थरिया, इसमें फेरिंक्स, टंग, सॉफ्ट पैलेट, इन सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। एक बात याद रखनी है आपको कि ईसोफेगस क्योंकि ये सॉफ्ट मसल है, स्मूथ मसल है, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। माइस्थीनिया ग्रेविस में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये प्रिजर्व होते हैं और कोई सेंसरी फंक्शन का लॉस नहीं होता है। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हो आप, तो क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो आपको ऑटोइम्यून एंटीबॉडी टाइटर्स कराने पड़ेंगे। एक टेस्ट होता है रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं, नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। और नर्व को स्टिमुलेट करते हो तो पहली बार स्टिमुलेट करोगे तो कुछ एम्पलीट्यूड आएगा, आप दोबारा स्टिमुलेट करोगे तो इस केस में थोड़ा सा लो एम्पलीट्यूड आएगा, फर्दर और कम और कम और कम। तो जैसे जैसे आप रिपीटेटिवली नर्व को स्टिमुलेट करते रहोगे, एक आपको डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और यही रिस्पॉन्स अगर आपको ग्रेटर देन 10% मिल रहा है तो ये डायग्नोस्टिक है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए। ठीक है। एक और टेस्ट होता है टेंसिलॉन टेस्ट या एंटीकोलिनर्जिक टेस्ट। ये पहले किया जाता था, अब क्योंकि कभी कभी इसमें हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल जाता है, एलर्जिक नहीं कहेंगे, कोलिनर्जिक रिएक्शन देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए इसको अब नहीं यूजुअली प्रेफर करते हैं। तो इसमें क्या करते थे, एक ड्रग होती है एड्रोफोनियम, इस एड्रोफोनियम को हम एडमिनिस्टर करते थे और ये इतनी जादुई ड्रग है कि एडमिनिस्टर करने के विद इन 30 सेकंड ही सारे सिम्टम इंप्रूव हो जाते थे। बट इसके इफेक्ट जो हैं ये 5 मिनट से ज्यादा रहते नहीं थे। तो आप जैसे ही आप इसको एडमिनिस्टर करोगे विद इन 30 सेकेंड पेशेंट का आईलिड ठीक हो जाएगा, आईलिड की ड्रूपिंग सही हो जाएगी और मोर सारे सिम्टम सही हो जाते हैं। बट वही है कि 5 मिनट के अंदर अंदर सारे फीचर वापस आ जाते हैं। फिर अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है आइस पैक टेस्ट, इसको आप ओपीडी बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है, पेशेंट की एक आइस पैक लेके पेशेंट की आइस पे रख देना होता है। आइस पैक पेशेंट की आइस पे आप रख दोगे तो 2-3 मिनट रखने के बाद आप देखोगे कि उसकी आइस की जो टोसिस है वो अपने आप सही हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक तरीके का टेस्ट हो सकता है, आप माइस्थीनिया ग्रेविस डिटेक्ट कर सकते हो इससे। अगेन ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस हमारी है पायरोडिस्टिगमेन और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है थायमेक्टमी, कि जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज हो रही है आप उसी ग्लैंड को निकाल दो। और क्योंकि ये एंटीबॉडी डिसऑर्डर है तो यहाँ पे आप स्टेरॉइड यूज कर सकते हो इम्यूनोसप्रेशन के लिए। ठीक है। तो ये था हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और उसका एक डिसऑर्डर। थैंक यू।